गांव में जब एक व्यक्ति को एक माचिस की डिब्बी खरीदनी है तो उसके लिए वो क्यों ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करे, कहाँ से करे? तो मैंने चिट्ठी लिखकर ये लिखा फादर को कि मैं कंप्यूटर साइंस नहीं कर पाऊंगा, मेरी ब्रांच चेंज करा दीजिए। लेकिन जब तक चिट्ठी पहुंची उससे पहले इतना मजा आने लगा उस कंप्यूटर्स में कि मेरे ख्याल से मैं कॉलेज में टॉपर था। हम आपकी कंपनी की बात करते हैं। बी ट्रैक का जो वीपीएस सिस्टम है वो बाकियों से यूनिक कैसे है? सबसे इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी। ओके, देखिए, वीपीएस होना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिक्योरिटी होना इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में क्लाउड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, टेक इसलिए जरूरी है कि सिंप्लीफिकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल। ये जीपीयू का जो सर्वर है ये इसको रेंट आउट करना ज्यादा बेटर है या खुद का ये होना चाहिए? कि डाटा बैकअप इज मोर इम्पोर्टेंट देन जनरेटिंग द डाटा। आपके हिसाब से आप जो काम कर रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं जो आपके कॉम्पिटिटर हैं और उनकी और आपकी प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है? जो एनपीयू है वो न्यूरोलिस्टिकली आपके ब्रेन के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करेगी। जब इस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएगी तो आप इमेजिन करिए कि इट विल बी ए अनदर ह्यूमन बीइंग। हम जैसे लोग आपके हिसाब से कौन सी ऐसी बड़ी गलती करते होंगे बैकअप के टाइम में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है फ्यूचर? सबसे बड़ी चीज तो बैकअप ही नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार प्रजापति और वेलकम करता हूं आप सभी का एक और पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट पूरा एआई ड्रिवन होगा, टेक के ऊपर बेस्ड होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमारे देश को बहुत ज्यादा उम्मीद दी है और बहुत आगे बढ़ाया भी है। आप देखते हैं कि जब हम किसी भी देश की उन्नति की बात करते हैं, दो चीजों की बात करते हैं, या तो इंफ्रा बेस्ड होता है जो रियल एस्टेट वाले लोग बनाते हैं, लेकिन उसमें भी हेल्प करता है आपका कहीं ना कहीं टेक। और दूसरी तरीके से जब कोई देश बहुत ज्यादा तरक्की करता है तो वहां की टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस होती है। हम अमेरिका की बात करते हैं, हम जापान की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, और अब तो हम भी चौथे नंबर पे हैं। अभी मुझे कल परसों पता चला कि अगर देखा जाए बहुत गहराई में जाकर के तो हम तीसरे नंबर पे आ चुके हैं इकोनॉमिकली। तो ये सब रीजन है हमारी ग्रोथ का। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है मुकेश बंसल और बी ट्रैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वो फाउंडर है। 6 साल पहले उन्होंने एक टेक कंपनी की शुरुआत की जो कंपनीज को आगे ग्रो करने में मदद कर रही है। किसी भी कंपनी की ग्रोथ में टेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आप फार्मा में है, आप कोई ई कॉमर्स में है या किसी भी तरह के डोमेन में है, आपको टेक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो वेलकम करते हैं मुकेश बंसल सर। कैसे हैं सर आप? थैंक यू विश्वनी जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। आई एम रियली लविंग दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ऑल गुड जी, ऑल गुड। और लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। फैमिली सब खुश? फैमिली इज ऑल गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। सो बिफोर स्टार्टिंग सर, मैं जब भी गेस्ट से बात करता हूँ तो मेरी छोटी सी एक आदत है, मैं आपका जो ये डोमेन है, जो आप काम करते हैं, जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है, इससे थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ कि आपका बचपन कैसा रहा, आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली, फैमिली में कौन कौन था। मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आऊंगा एंड देन वी विल स्टार्ट। एब्सोल्युटली। तो मेरा बचपन जो है जमशेदपुर से स्टार्ट हुआ। जमशेदपुर मेरे फादर टाटाज में थे। अरे वाह। एंड ही इज टुडे एट 82 एंड इज स्टिल वर्किंग। ओह माय गॉड। ही इज अ बोर्ड मेंबर ऑफ टाटा ग्रुप। क्या बात है। एंड लास्ट ही वाज हेडिंग अडानी ग्रुप का जो पोर्ट्स डिवीजन है जी। एंड ही वाज द सीईओ फॉर दैट ग्रुप and he's a very dynamic person. He did his MTech in 1960s. Oh my god. And he's a तो आप तो बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से हैं सर। He's a techie. My mother is absolutely a techie. Okay. And आज भी they are मतलब enjoying their life. तो this is what they're doing. उसके बाद मेरी जो एजुकेशन है, इंजीनियरिंग मैंने किया, बीटेक कंप्यूटर साइंस, which I passed out in 1992. उसके बाद मैंने ओरेकल सॉफ्टवेयर के साथ काम किया। 6-7 साल की जर्नी वो रही। उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली आइशर में एज ए कंसल्टेंट काम करने की, तो मैंने वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट काम किया। साथ में मैंने अपना बिजनेस पैरेलली स्टार्ट किया जहाँ पर मैं कंप्यूटर्स सेल करने का काम शुरू किया। भिवाड़ी से मैंने स्टार्ट किया ये काम। उसके बाद धीरे धीरे मैंने 2001 में पहली कंपनी की स्टार्ट की जिसका नाम था बंसल हाईटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे कि हम लोगों का शोरूम होता था HP का, कॉम्पैक्ट के नाम से उस टाइम पर आता था, जिसके लिए हमने राजस्थान में वी गॉट, आई थिंक वी हैड द हाईएस्ट सेल टिल 2005 इन भिवाड़ी। और साथ में हम लोगों ने बाकी टेक प्रोडक्ट्स स्टार्ट किए। स्लोली वी ग्रो विद एज ए सिस्टम इंटीग्रेटर। वी स्टार्टेड वर्किंग ऑल ओवर द कंट्री और हम लोगों ने बहुत सारे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स करने शुरू किए, जिसमें कि अगर हम बात करें तेजपुर का जो एयरपोर्ट है, एयरफोर्स का, वो हमने किए, पासपोर्ट ऑफिस किए, राष्ट्रपति भवन के कुछ काम किए, मैडम तुसाद के जो म्यूजियम्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज हैं। इस तरीके से आई थिंक वी हैव डन थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं सर, क्योंकि जिस फैमिली से हम लोग आते हैं तो हमने कभी ये देखा नहीं कि मतलब दादा तो हमारे बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, तो फादर साहब ने 12th किया एंड देन ही वेंट इनटू अ डिफरेंट डोमेन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1960 के टाइम में जब आपके फादर साहब टेक में थे, उस टाइम टेक इतना ज्यादा ग्रो
नहीं कर रहा था, यानी टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ एक चीजें थी, और कंप्यूटर भी उस टाइम वो बड़े वाले होते थे, जहाँ पे मतलब एक ही रूम में पूरा कंप्यूटर आता था, पता नहीं कौन से जनरेशन का होगा। नहीं, वो कंप्यूटर्स में नहीं थे, वो मैकेनिकल साइड से थे। मैकेनिकल साइड से हाँ, थे। तो ओके उन्होंने ऑटोमोबाइल्स में मास्टर्स किया था ओके ओके। उस जमाने में। हाँ। और उसके बाद उनकी जो फर्स्ट जॉब थी वो एचईसी में थी, Okay. हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन रांची में। ओके। उसके बाद वो स्विच करके टाटाज में आ गए। टाटाज के बाद फिर दिल्ली में, मतलब वो तो 90s में आके दिल्ली में आए, उससे पहले टाटाज में थे वो। सो ये सर मुझे ऐसा लगता है एक ब्लेसिंग होती है कि आपके पेरेंट्स इतने ज्यादा एजुकेटेड हैं और ठीक ठाक काम कर रहे हैं। हाँ। तो ताकि आपको एक सही रास्ता मिल सके। सो व्हाट डू यू फील कि आपके पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा? 100% रोल है जी। उनके गाइडेंस के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि शायद उन्होंने ही मेरे को पुश किया कि मुझे कंप्यूटर साइंस करना चाहिए। उन्होंने फ्यूचर देखा कि कंप्यूटर साइंस का फ्यूचर है, क्योंकि मैंने 88 में ज्वाइन किया इंजीनियरिंग। तो 88 में मेरे को तो शायद बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि कंप्यूटर साइंस का फ्यूचर क्या है, क्योंकि उस जमाने में तो मैकेनिकल, सिविल, ये सब की बातें करते थे। और फादर साहब देख पाए कि कंप्यूटर साइंस का फ्यूचर होगा और फ्यूचर में इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे अपने हिसाब से थोड़ा सोचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। कहने का मतलब गाइडेंस की वजह से मेरे को समझ में आया कि फ्यूचर इज कंप्यूटर्स। और Okay. मेरे को अपॉर्चुनिटी है मेरी 1985 के आसपास, जब पापा की ऑफिस में मैं गया तो उन्होंने कंप्यूटर रूम में कंप्यूटर दिखाया बहुत बड़ा। उस रूम का साइज मैं समझता हूँ कि कम से कम भी 100 फुट का रूम होगा, 100-150 फीट बाई 30-40 फीट। Okay. और उसको बाहर से खड़े होकर देखा कि कंप्यूटर रूम है। और वो कंप्यूटर उन्होंने इंपोर्ट किया था किसी अमेरिका वगैरह से उस जमाने में। तो उसको देख के भी इंस्पायरिंग था। तो लगा कि शायद ये एक फ्यूचर है, और करते करते आज 88 के टाइम का कॉलेज और आज जब आपका बच्चा कॉलेज जाता है, व्हाट डू यू फील, मतलब क्या एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस आपको क्या लगता है? इंफ्रा को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। देखिए, टेक है। आज हम एआई के जमाने में, आज हम बहुत सारी चीजें जो है ऑटोमेशन में चले गए। उस टाइम पे इतना ऑटोमेशन नहीं था। तो आज टेक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्ले कर रहा है रोल। और बच्चों के पास जो अवेयरनेस है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज है, वो जमाने में नहीं थी, क्योंकि हम फर्स्ट जनरेशन थे। मेरा जो बैच था वो सेकंड बैच था कंप्यूटर साइंस का। ओके। तो हमारे पास जो मेंटरशिप थी सिर्फ एक ही लेवल ऊपर था। जो हमारे प्रोफेसर थे, जो हमारे मेंटर्स थे, वो भी नए थे सारे के सारे कंपैरेटिवली, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से आए थे। और आज ये सारी की सारी नॉलेज उनके पास अवेलेबल है। तो उस वजह से तेरे से मेजर डिफरेंस। और आज की तारीख में तो मुझे लगता है छोटा बच्चा भी, दे आर वेरी वेल वर्स विद आईटी एंड कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग। और हम लोगों ने तो कंप्यूटर पहली बार देखे थे उस टाइम पर, और मोबाइल तो रिसेंटली हम लोगों ने देखे हैं। मुझे थोड़ा सा और आपसे ये जानना है कि 80s में हम अक्सर कहते हैं, चलो आज हम 25 में बैठे हैं, लेकिन अभी भी हम अमेरिका से पीछे हैं, है ना? तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनसे हम पीछे हैं। तो वे बैक इन 80s जब आप कॉलेज में थे अपने या स्कूल में थे, और आपने पहली बार जब कंप्यूटर वगैरह देखा, तो कभी आपके दिमाग में ये थॉट उस टाइम ऐसी चर्चाएं होती थी कि यार हम किस नंबर पे हैं इकोनॉमिकली, हमारा देश कहाँ खड़ा है, हम अगर इसमें मेहनत करेंगे तो कहाँ पहुंच पाएंगे, और ये कंप्यूटर जो अमेरिका से हमने इम्पोर्ट किया, ये हमारे देश में क्यों नहीं बन सकता है? एग्जैक्टली। तो मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का कॉमन होता है, तो सेकंड ईयर में जिस दिन पहले दिन मेरे को कंप्यूटर्स पर बिठाया गया, कॉलेज के अंदर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बोलते थे। मेन फ्रेम, यस। तो उसके ऊपर जब मैं बैठा तो कुछ किया टीचर ने, और जो वहाँ पर स्टाफ था उन्होंने समझाया। तो मैंने घर पर उस जमाने में चिट्ठी लिखा करते थे, फोन के साथ में तो होते नहीं थे 89 में। तो मैंने चिट्ठी लिखकर ये लिखा फादर को, पापा को लिखा कि मैं कंप्यूटर साइंस नहीं कर पाऊंगा, मेरी ब्रांच चेंज करा दीजिए और मुझे मैकेनिकल वगैरह करा दिया जाए। शायद ही मेरे को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब तक चिट्ठी पहुंची, उससे पहले इतना मजा आने लगा उस कंप्यूटर्स में कि मेरे ख्याल से मैं कॉलेज में टॉपर था फाइनली। क्या बात है! तो ये जीन्स पेरेंट्स वाले ही काम कर रहे थे कहीं ना कहीं। तो आई कुड डू वेरी बेस्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। आज की बात करते हैं बी ट्रैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं अगर आसान भाषा में समझना चाहूँ कि बी ट्रैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करता क्या है? तो बी ट्रैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 6 साल पहले एग्जिस्टेंस में आई जी। और इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कोरोना से पहले जी किसी ने हमसे बोला, क्योंकि हम लोग इंफ्रा के बिजनेस में ऑलरेडी थे बंसल हाईटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में, तो किसी ने हमको बोला कि क्लाउड चाहिए। तो हमने उनको रजिस्ट किया, नहीं आप क्लाउड कहीं से ले लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ इतने टाइम से काम कर रहे हैं, आप भी क्लाउड कहीं से अरेंज करके दीजिए। हमने क्लाउड उनको दिया। रेफरेंस से मुझे पता ही नहीं चला कब कब मैं 10, 20, 30, 50 नंबर्स हो गए कस्टमर्स। ओके। और चांस की बात है कि कोरोना आ गया। कोरोना आया तो हमें लगा कि बिजनेस सब बंद हो जाएगा। 2 हफ्ते हम शांति से बैठे रहे कि शायद कुछ नहीं होगा। और अप्रैल 2020, शायद 2 हफ्ते बाद, हम 3 शिफ्ट्स में काम कर रहे थे। एंड हमारी जो ग्रोथ पाथ है, हमें पता ही नहीं चला कि 300, 400, 500 कस्टमर कब हो गए। और 2021 में हमें लगता है कि वी वर एट 1000 कस्टमर्स। ओके।
और आज हम कहाँ पे खड़े हैं? आज हम करीब करीब 2200 कस्टमर्स पर हैं, विच आर लार्ज टू मीडियम टू गवर्नमेंट टू एवरी सेट ऑफ एंटरप्राइज। ओके 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 सर, जब हम टेक की बात करते हैं तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है कि यार टेक क्यों जरूरी है? देखिए, टेक इसलिए जरूरी है कि सिंप्लीफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका काम ऑटोमेट हो, ह्यूमन रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल हो, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें इतना ऑटोमेशन हो कि जो 10 घंटे का काम है वो मिनटों में हो जाए, जो दिनों का काम है वो घंटों में हो जाए। और वही कारण है कि आज की तारीख में टेक की वजह से आप देख रहे हैं, एआई की वजह से जो दिनों के काम है, महीनों के काम है, वो सेकंडों में हो रहा है। एग्री सर। तो इसीलिए टेक बहुत जरूरी है। एक चीज और सर, अभी 4 दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट देखा, 3 दिन पहले, एलोन मस्क, इस सदी का सबसे अमीर आदमी, सबसे खतरनाक आदमी मैं कहूंगा, और टेक में मास्टर है। तो उन्होंने अपने पॉडकास्ट में एक बात कही कि आने वाले 10, 15, 20 सालों में इंसान काम करना बंद कर देगा। काम करना उसके लिए एक ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो जॉब करे या ना करे। अब अगर इंसान ही काम करना बंद कर देगा तो ये मशीनें किसके लिए काम करेंगी? देखिए, अभी आपने एआई सुना है जी। 2027 तक एएसआई आ जाएगा, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल आ जाएगा, एजीआई आ जाएगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोग सीपीयू के ऊपर काम कर रहे हैं, जीपीयू के ऊपर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट 2 to 3 years एनपीयू आ जाएगा। एनपीयू विल बी 10,000 times फास्टर देन सीपीयू। अब थोड़ा सा एनपीयू को इलैबोरेट आप करें, व्हाट इज एनपीयू? तो न्यूरोलिस्टिक प्रोग्रामिंग प्रोसेसर यूनिट होती है, न्यूरोलिस्टिक प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो जीपीयू है वो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, और सीपीयू तो प्रोसेसिंग यूनिट हो गई। जो एनपीयू है वो न्यूरोलिस्टिकली आपके ब्रेन के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करेगी, ठीक है। जब इस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएगी तो आप इमेजिन करिए कि इट विल बी अनदर ह्यूमन बीइंग, और उसकी प्रोसेसिंग पावर इतनी ज्यादा होगी कि वो एआई के मॉडल्स खुद ही क्रिएट कर लेगी। अभी तक क्या होता है कि आप प्रोग्रामिंग लिखते हैं, कोई सॉफ्टवेयर लिखते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए आपको सॉफ्टवेयर लिखना पड़ता है। आप एएसआई को बताएंगे कि ये सॉफ्टवेयर लिख दो, आपने बोला और वो सॉफ्टवेयर क्रिएट हो गया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सर, आप मेहनत कर रहे हैं इसलिए कि आपका घर, परिवार, बच्चे सब लोग सुखी रहें। आपको जो रिसोर्सेज चाहिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए या अपने आप को कंफर्टेबल फील करने के लिए, वो सारी चीजें आपको काम करने से मिल जाती है। एक टाइम आएगा जब सब काम ये सॉफ्टवेयर्स कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है क्या जो ह्यूमन है उसका कितना एग्जिस्टेंस रह जाएगा? नहीं, देखिए, एग्जिस्टेंस तो रहेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग सब्जेक्ट। जब कंप्यूटर आए थे 80s में, तब भी हम लोग डर रहे थे कि कंप्यूटर आएगा तो क्या हो जाएगा। आई थिंक वी हैव ग्रोन सिंस देन एंड इट इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ। जितनी भी टेक्नोलॉजीज आएंगी हम लोग नेक्स्ट लेवल पर जाते जाएंगे। अगर हम बात करें कि आज ट्रेवल के केस में, आज यूएस जाने में यहाँ से 15 घंटे लगते हैं, 16 घंटे लगते हैं। हमें मालूम है कि अगले 4 साल में 2 घंटे की जर्नी रह जाएगी। शायद आपने सुना होगा, क्योंकि वो जो जर्नी है, पहले यहाँ से स्पेस में जाएंगे और स्पेस से नीचे आ जाएंगे। क्योंकि स्पेस में जाने के लिए 40 मिनट, उतरने के लिए 40 मिनट, इतनी देर में जो अर्थ है हमारी रिवॉल्व हो गई, तो वहां पे 15 मिनट हम रुके। तो उसकी वजह से क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि हमारा ट्रेवल टाइम कम हो गया। तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी इज ए ग्रोइंग फील्ड, जहां पर हम सोच रहे हैं नेक्स्ट लेवल पर कुछ ना कुछ आने वाला है। आज हम लोग डिजिटल के युग में हैं। कभी सोचा था कि पैसे के बिना हम पैसे का काम कर पाएंगे? आज बिना पैसे के, मतलब पैसे का हार्ड कैश का काम, आज हमारा कंट्री इज वन ऑफ द कंट्री जहां पे हाईएस्ट डिजिटल ट्रांसफर है। हाँ, करीब करीब 60,000 करोड़ के आसपास का ईयर का कुछ ऐसा डिजिटल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, इससे ज्यादा एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा नंबर है। आने वाले टाइम में हमने ई रुपी इंडिया में रिजर्व बैंक ने निकाला है। क्या पर्पस है कि हम रुपी को खत्म करना चाहते हैं, मतलब फिजिकल करेंसी को खत्म करना चाहते हैं। पहले मुझे याद है, हम लोग बाहर के साथ काम करते हैं, बाहर कंट्रीज में काम करते हैं, पहले पैसे को रेमिटेंस कराने में दिन लगते थे, आजकल मिनट लगते हैं। हाँ, और अब तो आप एक मोबाइल ऐप से भी सारा काम कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे विदेश में पैसा भेज सकते हो। लेकिन अगेन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसलिए बढ़ा कि आपके फादर साहब भी एक बहुत अच्छी पोस्ट पे थे और आज भी वो काम कर रहे हैं, और आपका बेटा साइंटिस्ट है एंड ही इज डूइंग समथिंग अमेजिंग जो बहुत वंडरफुल है। और इस एज में बच्चे अक्सर नहीं करते हैं, वो तो खोए रहते हैं कुछ अलग चीजों में, कुछ गलत चीजों में, है ना, कुछ टेडी बियर में, कुछ बियर में, है ना। तो ये है कि बच्चा आपका बहुत सही रास्ते पे है। सो व्हाट आई वांट टू नो सर कि हिंदुस्तान के अंदर 70% पॉपुलेशन गाँव में रहती है, एग्री और नॉट? तो ये 70% लोग कैसे डिजिटल चीजों को उतना ज्यादा अपना पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, गाँव में जब एक व्यक्ति को एक माचिस की डिब्बी खरीदनी है
तो उसके लिए वो क्यों ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करे, कहाँ से करे? और अगर एक टाइम आया आज से 10 साल बाद, मुझे लगता है गांव उतना ज्यादा इवोल्व नहीं हो पाएगा जितना सिटीज में जो डेवलपमेंट हो जाता है, एवोल्यूशन हो जाता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें आज से 10-12 साल पहले, अगर आपने सुना हो कि गांव में ऑप्टिकल फाइबर की लेइंग हो रही है, आज की तारीख में मुझे लगता है कि 75% गांव ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट हो चुके हैं। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक एवरी विलेज विल बी कनेक्टेड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। जहां तक इंटरनेट की बात है, मुझे लगता है बहुत ही रिमोटेस्ट गांव को छोड़ दें तो सब जगह। बट 5G, you are talking about 5G or 4G or just internet? इंटरनेट, सी द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर डूइंग एनीथिंग इज इंटरनेट। अभी तो हम 6G को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर कुछ 1-2 साल में 6G की बात करेंगे हम। तो जहां तक है इंटरनेट की बात, इसे इंटरनेट इज द मीडियम विच कनेक्ट्स एज ए हाईवे, इससे डाटा हाईवे। तो डाटा हाईवे जब कनेक्ट हो जाएगा एक एक गांव से, तो डाटा ट्रांसफर ही चाहिए ना हमारे को। और जहां तक है गांव की बात है, आप देखें किसी भी गांव में जाएं, मैं लेह से लेके और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों पे, काफी जगह मैंने ट्रेवल किया है, मुझे लगता है हर जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रही है। कहीं रिमोटेस्ट नहीं हो रही है तो वो भी होने लगेगी। तो जहां तक है गांव की बात है, मैं गांव में देखता हूँ कि लोग गांव से आजकल शहरों में और विदेशों में व्यापार कर रहे हैं। कैसे व्यापार कर रहे हैं? क्योंकि इंटरनेट। एक और चीज सर, जैसे अभी आपने 6G की बात की कि हम 6G को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट समवेयर और अदर आई केम टू नो अबाउट अ स्टेटमेंट गिवन बाय अदानी और somebody, आई डोंट नो एक्जैक्टली, मुझे नहीं पता है। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि हम 6G को अभी एक्सपेरिमेंट करें, हम चाहें तो 10G भी लॉन्च कर सकते हैं इंडिया में, बट हमारे यहाँ के लोग एक्सेप्ट इसको नहीं कर पाएंगे। इज इट ट्रू और नॉट? ट्रू, क्योंकि डिवाइसेस, ओके, इंफ्रा, ओके, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर वो 10G, 11G या 12G लॉन्च कर देते हैं, तो वी आर हैविंग दिस मोबाइल फोन, तो ये उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो यूज का नहीं रहेगा। सो बेसिकली क्या है कि अगर वो 10G लॉन्च करते हैं, सो उससे पहले हमारे हाथ में वैसे डिवाइस सिस्टम्स होने चाहिए जो उसको सपोर्ट कर सके। उसके लिए हाईवे भी होना चाहिए। अगर हमने गाड़ी लॉन्च कर दी जिसकी स्पीड की 500 किलोमीटर पर आवर से चल सके, या हमारी ट्रेन हमने लॉन्च कर दी जो 500 बुलेट ट्रेन लॉन्च कर दी, हमारा ट्रैक नहीं है, तो सब बेकार है। तो ट्रैक चाहिए सबसे पहले उसको, ऑप्टिकल फाइबर और बाकी जो ट्रैक्स हैं, डाटा हाईवे। अल्टीमेटली इट इज ए डाटा हाईवे जहाँ पे कि डाटा ट्रेवल करेगा। बट एक और चीज सर, जैसे एक टाइम था, अभी बहुत ज्यादा पुराना टाइम नहीं, मतलब ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, कि 10 साल पहले तक हम वो 10 MB में भी काम चला ले रहे थे दिन का, ठीक है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि 100 GB भी पर डे का हमारे लिए कम है। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में पर डे का ये कंजप्शन है कितना ज्यादा बढ़ेगा? देखिए, कंजप्शन डेफिनेटली बढ़ेगा। अब एक चीज देखिए, आपके मोबाइल में आज से 5 साल पहले कितनी एप्स होती थी और आज कितनी एप्स होती है? हर ऐप का कोई ना कोई डाटा ट्रांसफर है। बिल्कुल। आज से 5 साल पहले, चाहे वो व्हाट्सएप हो या दूसरे मीडियम हो, डाटा ट्रांसफर कितना होता था पहले? आज से 5 साल पहले पॉडकास्ट कितने होते थे? आज से 5 साल पहले कोई भी इस तरह के प्रोग्राम से कितने होते थे? आजकल हर चीज के लिए आप मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं। इवन आपके जितने भी पहले डिश होते थे, आजकल सारा का सारा यूट्यूब या डिफरेंट उसके ऊपर आ गया है, मीडियम के ऊपर। हर चीज के लिए डाटा हाईवे तो डाटा ट्रांसफर है। डाटा ट्रांसफर है तो डेफिनेटली उसके लिए बड़े से बड़े डाटा हाईवेज चाहिए। अगर आप देखें, पहले रूट 4 लेन की होती थी, वो भी बहुत अच्छी चलती थी। आजकल 16 लेन की रोड भी हम कहते हैं कि यार छोटी बढ़ रही है, क्योंकि मतलब गाड़ियां इतनी हो गई हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो ऐसा ही है, ट्रैफिक यहाँ पे भी बढ़ेगा। मतलब मैं देखता हूँ, मैं चाइना में मैंने देखा है, वहां पे जो पैसेंजर के लिए जो जनरल व्हीकल्स होती है उसके लिए रोड्स अलग हैं, और जो हाईवेज हैं ट्रक्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, वो अलग है। इवन इंडिया में भी जो फ्रेट कॉरिडोर है वो अलग कर दिया है, दिल्ली बॉम्बे जो बनाया। तो इसी तरीके से डाटा का कंजम्पशन, यानी कि हाईवेज का कंजम्पशन इतना बढ़ रहा है। हमारी लैंग्वेज में इट इज डाटा हाईवे, वहां पर ट्रैफिक जो हो गया वो ट्रांसफर। वेरी न्यू कॉइन टर्म, डेटा हाईवे, परफेक्ट। अच्छा, आपने एक अभी ऐप की बारे में बात की, सो यू बिलोंग टू टेक बैकग्राउंड, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, आर यू रियली सेफ? डेफिनेटली, क्योंकि आज की तारीख में ये जितने भी एप्स हैं वो सारे के सारे डाटा सेंटर में होस्ट होते हैं, जो कि हम जैसे लोग करते हैं। तो डाटा सेंटर्स जो होते हैं वो बहुत सारी कैटेगरी के होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि डाटा सेंटर जो होते हैं Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, हमारे इंडिया में जो डाटा सेंटर्स हैं अभी वो Tier 4 तक हैं। और डाटा सेंटर्स जो इंडिया में है वो भी बहुत कम है। अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड का जो शेयर है वो 3% के आसपास है इंडिया में, जो आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा डाटा जनरेट हो रहा है। रीजन बीइंग पॉपुलेशन भी हमारे पास है, और हर चीज क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जा रही है। और एक और चीज है सर, इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि दुनिया के हर एक देश ये कोशिश करते हैं कि हम इंडिया में धंधा करें। एब्सोल्युटली। तो डाटा इंडिया में रखना पड़ेगा। अभी डीएपीटी लॉ आ गया, मतलब पास हो जाएगा। तो डीएपीटी लॉ का मतलब ही ये है कि आपका डाटा, इंडिया का डाटा इंडिया में रहना चाहिए। इसी तरीके से सभी, जैसे यूएस में है कि यूएस का डाटा यूएस में होना चाहिए, यूरोप का डाटा यूरोप में होना चाहिए, यूएई का डाटा यूएई में होना चाहिए। चाइना वाले कहते हैं हमारा डाटा हमारे यहाँ होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का डाटा इंडिया में होगा। हमारे को इतने सारे डाटा सेंटर चाहिए। अभी जो डाटा सेंटर है इसको बोलते हैं मशरूमिंग, डाटा सेंटर की मशरूमिंग।
अभी हमारे यहाँ जो डाटा सेंटर्स हैं वो बहुत ही गिने चुने हैं। अब बड़े बड़े ग्रुप्स आ गए इसमें, जैसे एल&टी है, अडानी है, योटा है, बीएसएनएल तो गवर्नमेंट तो पहले से ही काम कर रही है। इस तरीके से बड़े बड़े डाटा सेंटर्स आ रहे हैं और आने वाले टाइम में मुझे लगता है अभी तो कुछ भी नहीं है डाटा सेंटर। और सर जो ये न्यूज होती है कि आपका डेटा, आपका हर एक चीज जो है ना सेव हो रहा है, इधर उधर बेचा जा रहा है, हमारे आधार नंबर्स बेचे जा रहे हैं। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, इस तरह के चैलेंजेस हैं क्योंकि बहुत सारी एप्स हैं जो जानबूझकर लोग यूज करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी ऐप का, लेकिन ये एप्स हैं, जैसे आपकी गेट की एप्स होती हैं बहुत सारी। आप देखते हैं किसी सोसाइटी में जाते हैं तो आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम लेकर किया जाता है। तो किसी न किसी लालच में वो सोसाइटीज इस तरह के एप्स को यूज करती है कि जो भी फर्दर डाटा को बेच रहे हैं और बिक रहा है सर, डेटा बहुत बड़े अमाउंट में सर बिक रहा है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की है जो इस तरह के एप्स को यूज करते हैं। और आने वाले टाइम पे इसके अगेंस्ट भी और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज आ रहे हैं। जहां तक डाटा की सेफ्टी की बात है, डाटा सेंटर में डाटा सेफ होता है। ये जो डाटा की ब्रीचिंग करते हैं वो लोकल एप्स वाले ही करते हैं। एपीके फाइल्स जो आजकल उसमें बना करके लिंक भेज देते हैं। हाँ, वो तो एक अलग चीज हो गया। उसके अलावा जितनी भी चोरी होती है वो उनके कंसेंट से, यानी कि जो ऐप कंपनीज हैं वो खुद ही इसको मिसमैनेज कर रही हैं। अदरवाइज आपने बोला कंसेंट से, बट व्हेन वी डाउनलोड, नहीं, आपका कंसेंट नहीं है, वो ऐप वाली कंपनियों की, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक ऐप डाउनलोड करता हूँ तो वहां पे मुझे टर्म्स एंड कंडीशन आती है। शायद मेरी गलती ये है कि मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़े बिना एग्री कर देता हूँ हर एक कंडीशन पे, और जाने अनजाने मैं उनको ये अधिकार दे देता हूँ कि हाँ, आप मेरे डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इन नियर फ्यूचर अगर कुल को कुछ चैलेंज आता है तो कंपनी तो बोल देगी कि यू एग्रीड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन। एब्सोल्युटली। सो इसके ऊपर मुझे टेक को क्या करना चाहिए फिर? टेक को ये, देखिए, यूजर अभी कहीं ना, देखिए, जहां तक गेट की एप्स है वहां पे एक सिस्टम होता है जो कि हम लोग यूज नहीं करते हैं। आप मान लिया मेरी सोसाइटी में आ रहे हैं तो मैं चाहूं तो आपको एक कोड भेज दूंगा, आप उस कोड को दिखाकर आप एंटर कर लें। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये कि आपने गेट पर आकर मुझे फोन किया या वहीं पर आपने नंबर डाला और अपना नाम डाला, तो वहां पर वो जो डाटा है वो जो गेट का अटेंडेंट है वो नोट कर लेगा, क्योंकि वो आपके थ्रू नोट कर रहा है। तो वहां पे लीकेज की चांसेस ज्यादा है बजाय इसके कि मैं आपको पहले से कोड देकर इनवाइट करूं। अगर कोड देके इनवाइट कर रहा हूं तो देयर इज ए लेस चांस ऑफ ब्रीच ऑफ डेटा। हाँ, बट यहाँ पे एक चीज भी है सर कि फॉर एग्जांपल ब्रीच ऑफ डेटा इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर मैं किसी सोसाइटी में रहता हूँ तो मेरा एक कंसर्न होता है कि यार मैं सेफ रहूं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी ऐसे आ जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है इस तरीके की चीजों को करने का। अब जो कंपनीज हैं या ग्रुप्स हैं या फिर जैसे ये एप्स हैं, ये लोगों को भ्रम में रखती हैं या फिर उनको एक सेफ्टी का एक नोट देती हैं कि यार आप सेफ रहोगे, एक एक चीज यहाँ पे नोट रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं हो कल को। देखिए क्या हो रहा है, मैं जो देख रहा हूँ 2-3 एप्स मार्केट में हैं जी, वो एप्स फ्री ऑफ कॉस्ट सोसाइटीज को देती हैं और इस नाम से देती हैं कि हम इसमें ऐड दिखाएंगे, बाकी चीजें दिखाएंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि उन सोसाइटीज को भी ध्यान रखना चाहिए कि उस तरह के ऐप खरीदने से पहले उनके साथ एक एग्रीमेंट करें कि डाटा ब्रीच ना हो, डाटा का मिसयूज ना हो। और वो उसी चक्कर में कि फ्री दे रहे हैं, जो सोसाइटीज है वो भी ध्यान नहीं देती और अल्टीमेटली ये रिजल्ट होता है कि वो डाटा आपके पास कॉल्स आनी शुरू हो जाती है कि आपका ये प्रॉपर्टी और वो प्रॉपर्टी इस तरीके से। चलिए, कमिंग टू यू सर, कि आज के टाइम में क्लाउड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उस पे आते हैं थोड़ा सा। क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में सारा का सारा डाटा आप क्लाउड पे रहने से क्या है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यस, कहीं से भी काम कर सकते हैं। प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो 5 यूजर हो, चाहे 5000 यूजर हो, जितने भी काम कर, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी 24/7। लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं, आप घर से काम कर सकते हैं, बाहर से काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी इज वेरी हाई क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, फायरवॉल्स होती हैं, बहुत सारे। अच्छा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना भी डाटा सेंटर में डाटा है, अगर हम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो इनक्रिप्टेड डाटा है। लोकल में क्या है, मैनेजमेंट के लिए आपको डाटा सेंटर इन हाउस लगाना पड़ेगा या सर्वर्स मैनेज करने पड़ेंगे, वो सब करने की जरूरत नहीं है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके रिसोर्सेज, इन हाउस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है उसको मैनेज करने के लिए। तो ये जो अवेलेबिलिटी है 24/7, दैट गिव्स यू एज टू रन द बिजनेस। आपका ध्यान है कि आपको बिजनेस रन करने पे ध्यान देना है, ना कि डाटा मैनेजमेंट पे। और ये क्लाउड सर्विसेज में हमारे जैसे जो डाटा सेंटर्स मैनेज करते हैं, उनका काम है कि वो आपकी सर्विसेज को मैनेज करें। इस तरीके से हम बात करें कि अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी की सारी सर्विसेज सोसाइटी मैनेज कर रहा है। अगर आप इंडिविजुअल हाउस में रह रहे हैं तो सारी सर्विसेज आप खुद मैनेज कर रहे हैं। और एक और इसका एडवांटेज ये भी है, फॉर एग्जांपल जैसे पहले सिस्टम होता था तो मतलब हार्ड ड्राइव्स होती थी, है ना, तो जो डेटा है उसमें पड़ा हुआ है,
मोबाइल में उतना स्पेस नहीं होता था और इतना यूज भी नहीं करते थे। जब भी आपको कोई फाइल शेयर करनी है, यू हैव टू गो टू आपका ईमेल आपको ओपन करना पड़ेगा, जीमेल पे जाकर के आपको वो फाइल शेयर करनी होगी। आज आपके पास एक्सेस है, आज आपके पास मोबाइल में ही आप चाहो तो मुझे ऐसा लगता है हजारों जीबी के आसपास हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। एब्सोल्युटली, कोई लिमिट नहीं है चीज में। सबसे बड़ी बात है क्लाउड में स्केलेबिलिटी है। अगर मैं बात करूं, आपका लैपटॉप है, उसकी एक हार्ड डिस्क का साइज होगा 500 GB कुछ या 1 TB, जो भी साइज होगा। अगर मैं आपसे बोलूं जी 15 मिनट बाद इसको 2 TB कर दो, आपको डाटा आ रहा है, क्या आप कर पाएंगे? नहीं। लेकिन क्लाउड में तो सेकंडों में काम हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि इसकी सीपीयू, आपका 4 सीपीयू है इसके अंदर या 8 सीपीयू है, और आपका अचानक लोड बढ़ गया और आपको लगता है कि 16 सीपीयू चाहिए, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये रेंटल मॉडल है, सब्सक्रिप्शन मॉडल है। और जो ये फिजिकल आपका डिवाइस होती है वो एक फिक्स्ड मॉडल है, और इसकी मेंटेनेंस आपको खुद देखनी है। जबकि डाटा सेंटर में आपको कुछ नहीं देखना है। और डाटा सेंटर इतने हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं जहां पे मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है। आप उसमें अंदर ब्रीच भी नहीं कर सकते, फिजिकली जा भी नहीं सकते। सही बात है। अच्छे जो टियर 4 के डाटा सेंटर है वो तो बॉम्ब प्रूफ भी होते हैं। टियर 4 या टियर 1? टियर 4 उल्टा होता है। टियर 1 अच्छा, लोएस्ट लेवल, टियर 5 इज द हाईएस्ट लेवल। ओके। तो इंडिया में टियर 5 अभी नहीं है। आने वाले टाइम में बात चल रही है कि टियर 5 बनेंगे। टियर 5 की रिक्वायरमेंट ये होती है कि वहां पे हीट मैनेजमेंट करना होता है। जहां पे स्नो होती है, बर्फ होती है, या टेम्परेचर माइनस में रहता है, वहां पे टियर 5 के डाटा सेंटर बनते हैं, जो कि इंडिया में अभी शायद अगर बात होगी तो नॉर्थ में जाके कभी बात होगी, लेह लद्दाख में, अभी नहीं है। ओके, एक थोड़ा सा इलॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे ही दिमाग में आ रहा है। हो सकता है कि जो टेक का बंदा है वो पूछेगा भी नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ टेक गाय। सो फॉर एग्जांपल, मैंने 100 GB स्पेस क्लाउड पे खरीदा जी, मैंने रेंट आउट किया और पर मंथ का वो रेंट है। और बाय एनी चांस अगर ऐसा होता है कि मैं नेक्स्ट मंथ में रेंट पे करना भूल गया और वो जो ऑटो डेबिट पे लगाते हैं वो मैं नहीं लगा पाया, और मेरा डेटा वहां पे सेव है, और नहीं अगर मैंने दिया तो क्या मेरा डेटा वहां से चला जाएगा? नहीं, वहां पे आपको वार्निंग आएगी। ठीक है, वो 2 से 3 महीने तक आपका डाटा स्टोर करके रखेंगे। 2 से 3 महीने वो रखते हैं विदाउट रेंटल। उसको फ्रीज कर देंगे डाटा को, और आपको बार बार इन्फॉर्म करेंगे कि आपका डाटा है, आप काइंडली पे करके इसको ले ले या कहीं और सेव कर ले। अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि 3 महीने बाद क्या होगा? डिलीट कर देंगे वो क्लाउड, जिसके हाथ में से डिलीट कर देंगे। उसका रीजन सिंपल है, जैसे कि आप प्रॉपर्टी लेते हैं, आपने एक मकान किराए पर लिया, अगर आप उसका रेंट नहीं देंगे तो अल्टीमेटली खाली करेंगे तो खाली ही करना पड़ेगा। तो वो प्रॉपर्टी, इससे मतलब रियल एस्टेट की फॉर्म में डाटा स्टोरेज है, डाटा का रियल एस्टेट है। तो उसको अगर ब्लॉक करके रखेंगे तो इससे ब्लॉक, मान लो आपने डिलीट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कुछ लिया या आप वहां पे है, आपने डिलीट कर दिया, बट मुझे 1 महीने और बाद ये याद आता नहीं यार मेरे लिए डेटा इंपॉर्टेंट है, तो कोई चांस है? नहीं कोई चांस, क्योंकि आपको 3 महीने की ऑलरेडी कंटिन्यूअस वार्निंग या कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सो आपकी कंपनी वीपीएस में एक्सपर्ट है और आप भी, तो वीपीएस किसके लिए? जीपीयू। हाँ, तो वीपीएस हर एक को चाहिए। वीपीएस का मतलब ऐसा नहीं है कि टेक वालों लोगों के लिए चाहिए? नहीं, टेक को तो चाहिए ही नहीं। अच्छा, नॉन टेक को ज्यादा चाहिए। देखिए, वीपीएस का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का मतलब होता है इससे सर्वर जहां पर आप अपना कोई भी ईआरपी, कोई भी ई-कॉम या कोई भी होम ग्रोन सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके रखते हैं। एग्जांपल के तौर पर एक ईआरपी का पर्पस क्या है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका ईआरपी है, उसको 50 लोगों ने 100 लोगों ने यूज करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी ना, टेक नहीं हुआ। टेक इज एनेबलमेंट, इससे एनेबलमेंट सो दैट एवरीबॉडी कैन एक्सेस दैट सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए वीपीएस चाहिए। अब वीपीएस का आपने जो भी साइज लिया, तो उसमें 3 पैरामीटर होते हैं कि कितने सीपीयू चाहिए, कितनी रैम चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए, और उसको एक पब्लिक आईपी के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। पब्लिक आईपी या प्राइवेट आईपी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। आईपी से इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि डाटा हाईवे को कनेक्ट करता है, उसके बाद वो यूज करेगा। अब आपका ईआरपी का साइज ग्रो हो गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इमीडिएटली ग्रो करा सकते हैं। अगर आपने लोकल सर्वर लगाया तो उसको इमीडिएटली ग्रो नहीं करा सकते, क्योंकि आपको उसके लिए हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा दोबारा से। तो दिस इज हाउ द वीपीएस इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। अगर आपको ई-कॉम साइट बनानी है और उसको इंस्टॉल करना है, होस्ट करना है, तो उसके लिए वीपीएस चाहिए। और शेयर्ड होस्टिंग में कैसे? तो शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है, एक वीपीएस के अंदर मल्टीपल होस्टिंग कर दिया और उसके अंदर एक कॉमन पूल के अंदर डाटा डाल दिया। फॉर एग्जांपल जो ये वेबसाइट डेवलपमेंट वाले लोग हैं, वो शेयर्ड पूल यूज करते हैं, जो कि सेफ नहीं होता है। उसमें ब्रीच होने का चांस रहता है। हैकिंग अगर एक जगह कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम टू ऑल द साइट्स जो उस होस्टिंग पर है, डेवलप की गई है। इससे कोवर्किंग स्पेस काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, सिंपल कोवर्किंग में 20 कंपनियां हैं, तो सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो सेम यहाँ पर चैलेंज है कि दिस कैन क्रिएट अ रिस्क। अगर आपका इंपॉर्टेंट डाटा है, अगर सिंपल वेबसाइट है 2, 4, 10, 20 पेज की तो बात अलग है। अगर आपका इंपॉर्टेंट डाटा है और ई-कॉम पे तो बिल्कुल भी आपको शेयर्ड होस्टिंग यूज नहीं कर सकते। हम आपकी कंपनी की बात करते हैं। बी ट्रैक का जो वीपीएस सिस्टम है वो बाकियों से यूनिक कैसे है? सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी।
ओके। देखिए वीपीएस होना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिक्योरिटी होना इम्पोर्टेंट है। यस। अगर डाटा जरा भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर इधर नीचे उधर हुआ तो लाइफ हेल है। आपके ऊपर कभी ऐसा केस वेस हुआ है क्या ऐसे इस वजह से? नेवर। सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। सिक्योरिटी में आप टॉप पे हैं? सिक्योरिटी में वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री आई कैन से। ओके। क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी के लिए मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी यूज करते हैं। हमारे डाटा सारे के सारे इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं। थोड़ा सा समझाएंगे उसको, मतलब हायरार्की कैसे होता है? हाँ, तो हमारे जो डाटा सेंटर्स होते हैं उसमें मल्टीपल लेयर ऑफ फायरवॉल्स होती है। ठीक है। सबसे पहले डीडोस प्रोटेक्शन होता है। ओके। तो डीडोस से क्या होता है, जितना भी ट्रैफिक है ठीक है। जो हाईवे से आ रहा है, अब हाईवे का मतलब है डाटा हाईवे। व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईवे इज अ डाटा हाईवे। डेटा हाईवे, यस। तो आ रहा है तो वहां पे किसी भी तरह का अटैक है तो वो पहले से ही उसको चेक कर लेता है कि किसी तरह का अटैक है, कुछ तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल एक एडिशनल फायरवॉल होती है जो चेक करती है कि किसी तरह का गलत पोर्ट का मतलब ये होता है कि हमारे 65,536 पोर्ट होते हैं। ओके। आपके सारे सिस्टम में इतने पोर्ट्स होते हैं। किसी भी पोर्ट से मैं घुस सकता हूँ आपके सिस्टम में। दो तरीके होते हैं काम करने के। एक तो तरीका ये है कि मैं इस किसी भी रास्ते से घुस जाऊँ, यानी कि 65,536 रास्तों से घुस जाऊँ आपके सिस्टम में। दूसरा तरीका है कि मैं सारे रास्ते बंद कर दूं और एक रास्ता खुला रखूं, यानी कि 65,535 रास्ते बंद कर दूं और एक रास्ता खुला रखूं। वो संभावना 1/65,536 है, मतलब किसी भी अटैक के लिए। तो मैं एक ही रास्ता खुला रखूंगा वीपीएस में घुसने के लिए। ठीक है। उसके बाद वहां पर भी मल्टीपल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होंगी। ओके, अगर मैंने ये 65,535 बंद कर दिए, एक खुला रखा, उस एक खुले से अगर कोई जाना चाहता है वहां पे भी फिर एडिशनल लेयर्स हैं। ओके। और उसके बाद जो डाटा है ठीक है, वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो उसको भी वैसे ठीक है, क्योंकि इनक्रिप्टेड फॉर्म में है तो उसको अगर हैक करने की कोशिश भी करेगा तो वो डाटा वहां से बाहर निकल के किसी काम का नहीं। तो इस तरीके से हमारी सिक्योरिटीज रहती हैं। प्लस हमारे पास मल्टीपल अलार्म्स होते हैं जहाँ पे कि हम लोग चेक करते रहते हैं एवरी सेकंड कि किसी तरह का कोई अटैक तो नहीं आ रहा है। अगर किसी तरह का कुछ दिक्कत है तो इमीडिएटली हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये हैकर्स फिर मतलब ऐसी इतना सेफ्टी के बाद भी, सिक्योरिटी के बाद भी फिर भी हैक कर लेते हैं? फिर भी हैक हो जाते हैं। ओके। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट लेयर हमारे पास क्या है, हमारे पास बैकअप्स होते हैं। उस पूरे वीपीएस के बैकअप होते हैं और कंटिन्यूस बैकअप चलता रहता है। तो उस केस में हम उस बैकअप से रिस्टोर कर लेते हैं, लेकिन दिस हैपेंस वंस इन अ ब्लू मून। ओके। वंस इन अ ब्लू मून। कैन यू शेयर एनी केस स्टडी जहाँ पे किसी शेयर्ड होस्टिंग की वजह से या किसी वजह से आपको लॉस, या आपकी कंपनी को या आपके क्लाइंट को लॉस हुआ हो? मतलब हमारी वजह से तो नहीं, लेकिन यस क्लाइंट के यहाँ हुआ है। एक क्लाइंट था जो एसएपी यूज करता था। एसएपी एक ईआरपी सिस्टम जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उनके यहाँ लोकल सर्वर थे, लोकल सर्वर पे हैक हुआ। अच्छा, वो बैकअप्स लेते थे लेकिन वो हार्ड डिस्क की फॉर्म में या पेन ड्राइव की फॉर्म में बैकअप लेते थे। जो बैकअप थे वो भी करप्ट हो गया। हो जाते हैं, क्योंकि जब हैक हुआ तो हैक होने के बाद उसका जो वायरस है वो कंप्यूटर के अंदर है और कंप्यूटर में जो बैकअप ले रहे हैं वो वायरस भी कैरी करके जा रहा है साथ में बैकअप के अंदर भी। तो वो फाइनली हैक हो गया और उनका डाटा करप्ट हो गया। डाटा करप्ट होने के बाद उन्होंने बहुत कोशिश की, उनको डाटा नहीं मिला। फाइनली दे हैड टू रीराइट द एंटायर डाटा। नाउ दैट पर्टिकुलर कंपनी इज होस्टिंग विद अस। वो हमारे साथ अभी होस्टिंग कर रहे हैं। उनका पूरा ईआरपी सिस्टम हमारे और बीट्रेक के साथ है। एंड आई थिंक फॉर लास्ट 1.5 years दे आर एब्सोल्युटली सेफ और डाटा बैकअप्स भी हैं, सब कुछ है एंड दे आर वर्किंग। आपकी कंपनी जीपीयू में भी एक्सपर्ट है, इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड आज के टाइम में बढ़ रही है। व्हाट इज दैट रीजन? देखिए, जीपीयू जो है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो आज की तारीख में क्या है कि बहुत सारे डाटा एनालिटिक्स करने के लिए, माइनिंग करने के लिए, मतलब मैं अगर इसको लेमेंस लैंग्वेज में बात करूं कि सीपीयू जो है वो थोड़ा सा डाटा प्रोसेस करती है, जीपीयू जो इतना सारा डाटा प्रोसेस कर लेती है। उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए अगर मुझे कम टाइम में डाटा प्रोसेस करना है, अगर मैं सीपीयू यूज करूंगा तो मुझे 100 सीपीयू चाहिए उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए। जीपीयू सिंगल जीपीयू जो है उस डाटा को प्रोसेस करके दे देगा। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। मान लिया कि आपको एक फिल्म बनानी है और उस फिल्म में 100 सीन है। 100 सीन को कंबाइन करने के लिए आपको अलग अलग सीपीयूज के ऊपर प्रोसेस करके फिर उसको कंबाइन करोगे। ये सारा का सारा प्रोसेस कुछ घंटे या कुछ दिन ले लेगा। जीपीयू के ऊपर इस तरह का जो प्रोसेस करेंगे कुछ मिनटों में प्रोसेस हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से एआई बिना जीपीयू या हाई प्रोसेसिंग यूनिट के बिना नहीं चल सकता है, क्योंकि बहुत सारा डाटा उसको प्रोसेस करना है, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग करनी है और लाखों बिलियंस ऑफ डाटा को उसको प्रोसेस करना है। उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी चाहिए वो सीपीयू की लिमिटेड है और जीपीयू इज मच फास्टर टू प्रोसेस द एंटायर डाटा। इसीलिए जीपीयू आज की तारीख में हर इंडस्ट्री में जरूरत पड़ती है जहाँ पे कि फास्ट प्रोसेसिंग करनी है। सो ये जीपीयू, मतलब इस जीपीयू का जो सर्वर है ये, इसको रेंट आउट करना ज्यादा बेटर है या खुद का ये होना चाहिए? एब्सोल्युटली, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि जीपीयू जो है बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट है। हाँ भाई, जीपीयू की जो कॉस्ट होती है कुछ लाखों से लेके कुछ करोड़ों तक होती है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द जीपीयू, साइज एंड वेरियस पैरामीटर्स। तो रेंट करने में क्या है कि आप जब कभी कोई प्रोसेसिंग करते हैं तो कुछ घंटों के लिए भी रेंट कर सकते हैं।
आप 1 घंटे के लिए भी रेंट कर सकते हैं, इतनी छोटी यूनिट में भी रेंट कर सकते हैं। और ये कौन से लोग इसको रेंट पे ले रहे हैं? एआई जो प्रोसेस करते हैं, ओके, ये आपके मीडिया हाउसेस जो यूज करते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस करते हैं, ठीक है, इवन आपके डाटा माइनिंग वाले, डाटा एनालिटिक्स वाले, ओके, सॉफ्टवेयर कंपनीज जो डाटा एनालिटिक्स बहुत ज्यादा करती हैं, ये सारे लोग यूज करते हैं। और इसका कारण ये है कि आपका जीपीयू अगर 24/7 यूज नहीं कर रहे हैं, अगर 24/7 यूज कर रहे हैं तब तो बात अलग है। इसका मिनिमम साइज क्या होता है? मिनिमम साइज ये एनवीडिया के प्रोसेसर होते हैं और इसमें कूडा कोर हम लोग बोलते हैं, कूडा कोर्स होते हैं। तो कूडा कोर हम 8, 12, 16, 24 इस तरीके से कूडा कोर हम लोग बात करते हैं। यानी कि कितने पैरेलल प्रोसेसिंग हम यूज कर रहे हैं उस हिसाब से एनवीडिया के प्रोसेसर्स होते हैं। और इनका जो मिनिमम साइज होता है रेंटिंग की अगर बात करें तो 10,000 रुपए पर मंथ से लेके 10 लाख रुपए पर मंथ तक भी हो सकता है। और जो अगर मैं बात करूं जिसका कि 10,000 रुपए महीने वाला जो मशीन है, जीपीयू है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट की बात करें तो करोड़ों में होती है। तो आप करोड़ों रुपए का कैपेक्स लगाने के बजाय आप ओपेक्स में थोड़े से पैसे में जितने टाइम के लिए जरूरत है उतने टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो पर्पस है, चाहे जीपीयू हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे वीपीएस हो, ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे ओपेक्स मॉडल हैं। एक चीज और समझनी है सर, ये लोग भी शायद इनके दिमाग में भी आया होगा अगर सुन रहे हैं सही से। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत हाई क्वालिटी वीएफएक्स जिसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है ऐसी मूवी बनाने जा रही है कोई कंपनी, तो क्या जीपीयू जो सर्वर है इतने हैवी वर्कलोड पे काम कर पाता है अच्छे तरीके से? डेफिनेटली कोई ऐसा इशू नहीं है? अच्छा, उसी के लिए ही बना है। हाँ, नहीं, मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा ही काम है, एक छोटे लेवल का काम है, मान लो एक काइंड ऑफ 1 घंटे का कोई एक एपिसोड हमने निकाल लिया जनरल, उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। डेफिनेटली देखिए, एक तो जो भी प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं, जितना भी एडिटिंग आप प्रोसेस कर रहे हैं, ये बहुत कम टाइम लेगा। ओके, जीपीयू फटाफट प्रोसेस करके दे देगा। हाँ। जो कि नॉर्मल कंप्यूटर को प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, जिसको मॉडलिंग बोलते हैं हम लोग। आप आज की तारीख में एआई में जाके देखें, आप कोई मॉडलिंग बनाते हैं, इट टेक्स आवर्स, और जीपीयू में वही काम मिनटों में हो जाता है। तो आपकी कंपनी मतलब कस्टमाइज जीपीयू सॉल्यूशन दे रही है क्या? डेफिनेटली, ओके, टेलर मेड हम लोग करते हैं। ओके, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसको जितना प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, जितनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी चाहिए, उस हिसाब से हम कस्टमाइज करके लीज के ऊपर दे देते हैं, और वो घंटों से लेके दिनों तक जैसे भी चाहिए। तो आपकी कंपनी का जैसे ये 2 मेन चीज हो गई, तीसरा मुझे जो लगता है कि ये सब तो हो रहा है लेकिन बैकअप सॉल्यूशंस भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा कि मैं भूल गया रेंट देना, या फिर मुझे कुछ ऐसा है कि यार बहुत सारा डेटा है और मैं मतलब रेंटल भी नहीं कुछ मैं कर पा रहा हूँ या मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई कैन आस्क बी-ट्रैक की टू हेल्प मी आउट टू सेव दिस डेटा। उसका भी क्या तरीका है? पहले तो मैं इसके बारे में, बैकअप के बारे में बताना चाहूंगा। बैकअप इज द लाइफलाइन। देखिए, डाटा जनरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि बैकअप जनरेशन करना है इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ इस तरीके से बात करूं कि डाटा तो आपने जनरेट कर लिया किसी भी फॉर्म में, जैसे कि आप पॉडकास्ट करते हैं, आपने डाटा जनरेट कर लिया, लेकिन अगर इसका बैकअप नहीं है और कल को ये बैकअप नहीं हो तो यू कैन अंडरस्टैंड द लाइफ। यस, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, बैंक का डाटा है, किसी वजह से उसके पास बैकअप नहीं है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द डाटा। बिल्कुल सर, एक मैं केस आपके साथ साझा करना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया और एक सिंगर थे, वो पंजाब से आए थे, तो सब हो गया, बाय एनी चांस उनका जो माइक था वो बंद हो गया, बाय एनी चांस। तो पूरा पॉडकास्ट में सर मेरा वॉइस है बस और मैं उनको कुछ, मैं मतलब क्या टेक्निकल एरर बताऊं, क्योंकि ये तो मेरा और मेरी टीम का जिम्मेदारी बनता है कि यार हमें वो एटलीस्ट चेक कर लेना चाहिए था। ये कई बार होता है सर जी। तो इतना इंपॉर्टेंट है डाटा। मेरी एक टैगलाइन है जी कि डाटा बैकअप इज मोर इंपॉर्टेंट देन जनरेटिंग द डाटा। ओके, कि अगर आप जनरेट कितना भी कर लो और उसका बैकअप नहीं है तो सब बेकार है। तो डाटा बैकअप के लिए हम इस तरीके से बात करते हैं कि डाटा जितना भी आप जनरेट कर रहे हैं उसका बैकअप रेगुलर इंटरवल पर होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग सॉल्यूशंस देते हैं अपने यूजर्स को, और हम इस तरीके से सिस्टम बनाते हैं ताकि वो इंक्रीमेंटल डाटा उनके पास रहे, ताकि किसी भी डेट पर जाके रिस्टोर कर सकें। क्योंकि हमसे कई बार गलतियां होती हैं, मैंने आज का डाटा तो ठीक है, परसों का डाटा कुछ गड़बड़ हो गई और उससे पहले भी डाटा ठीक था और मुझे चाहिए कि मुझे 1 महीने पुराना डाटा चाहिए किसी पर्टिकुलर काम का। मैं निकाल सकता हूँ। तो डाटा बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बैकअप में तो ये ऑप्शन भी होता होगा कि फॉर एग्जांपल कि जैसे हम व्हाट्सएप कई बार यूज करते हैं, हमने अनइंस्टॉल कर दिया, फिर दोबारा इंस्टॉल कर लिया, वो खुद ही पूछता है कि ऑटोमेटिकली बैकअप कर दूं भाई। तो ऑटोमेशन भी होगा बैकअप में आपके? डाटा ऑटोमेशन ही होता है। जितने भी हम डाटा सॉल्यूशंस दे रहे हैं, बैकअप सॉल्यूशन दे रहे हैं, दैट इज ऑटोमेशन। 100%। एंड हाउ इट वर्क्स?
तो इसमें आपके जो सर्वर्स हैं या लोकल डिवाइसेस हैं उसके पास एक सॉफ्टवेयर हम लोग डाल देते हैं और ऑटोमेटिकली एक इंटरवल के ऊपर डाटा लेता रहता है। इंटरवल आप सेट कर सकते हैं, हर घंटे लेना है, हर दिन लेना है, हर मिनट लेना है, कैसे भी करके हम लोग कर लेंगे और वो जितना डाटा चेंज हुआ है उतना का ही बैकअप लेगा। और सबसे बड़ी बात है, जितना भी बैकअप ये ले रहा है उसको वायरस के लिए चेक करता है, प्लस किसी तरह का करप्शन तो नहीं है उसके लिए भी चेक करता है और वो चेक करके ही बैकअप लेता है। तो इनकेस आपके लोकल मशीन में कोई वायरस भी है तो उसको भी फिल्टर कर कर ही बैकअप लेता है, so that you are safe forever। तो ये प्रोसेस क्या इस तरीके से काम कर रहा है? फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने बोला कि मेरे सिस्टम में कोई एक फाइल है लेकिन वो करप्ट फाइल है, उसमें वायरस है, और जब आप बैकअप कर रहे हो तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस बैकअप तो सिस्टम को, ये सॉफ्टवेयर को ये पता है कि ये फाइल तो करप्ट है। तो क्या कोई ऐसा भी ऑप्शन है या मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है या आ सकता है कि वो जो करप्टेड फाइल है उसको वो पहले ठीक कर दे, है ना? दो चीज होती है इसमें, या तो वो ठीक कर पाएगा तो ठीक कर लेगा, नहीं तो उसका बैकअप नहीं लेगा और आपको वार्निंग दे देगा कि ये वाली फाइल को मैं छोड़ रहा हूँ और आप चेक कर लीजिए कि इसको क्या करना है। अच्छा, तो ऐसा सिस्टम है कि वो उसको ठीक कर देता है पहले से? अगर पॉसिबल है तो ठीक कर देगा। अच्छा। अगर उसकी डेफिनेशन, कई बार क्या है ना, वायरस की डेफिनेशन भी डेली अपडेट होती है। अगर वो डेफिनेशन अपडेट नहीं है किसी वजह से तो वो बता देगा कि इसकी डेफिनेशन अपडेट नहीं है और उस फाइल को या तो डिलीट कर दीजिए, लेकिन मैं इसका बैकअप नहीं ले रहा हूँ, ये बता देगा कि मैं बैकअप नहीं ले रहा हूँ उस पर्टिकुलर फाइल का। और जनरल लोगों के लिए, जो हम जैसे लोग हैं जिनको टेक का इतना नॉलेज नहीं है, हम जैसे लोग आपके हिसाब से कौन सी ऐसी बड़ी गलती करते होंगे बैकअप के टाइम में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है फ्यूचर? सबसे बड़ी चीज तो बैकअप ही नहीं करते। अच्छा। सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि बैकअप ही नहीं करते और बैकअप के लिए बहुत लीनिएंट रहते हैं, कर लेंगे या फिर ये तो पड़ा है, या फिर मैनुअल बैकअप करते हैं। तो मैनुअल बैकअप में क्या होता है, ह्यूमन डिपेंडेंसी है। मैं भूल सकता हूँ, मैं छुट्टी पे जा सकता हूँ, मैं बीमार हो सकता हूँ, लेकिन ये कभी बीमार नहीं होता, ये कभी छुट्टी पे नहीं जाता। इसको जो इंटरवल आपने डिफाइन किया उसके ऊपर ऑटोमेटिक ले लेगा बैकअप। तो ह्यूमन डिपेंडेंसी नहीं होने की वजह से गलती होने के चांस नहीं। तो आपकी कंपनी माइग्रेशन सपोर्ट भी देती है? डेफिनेटली। ओके, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? देखिए, माइग्रेशन जब जरूरत पड़ती है कि आपके लोकल ईआरपी है या कोई भी पर्टिकुलर जो डाटा है वो आपके लोकल सिस्टम पर है या किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर है, वहां से माइग्रेट करके आपको डाटा सेंटर में मूव करना है या वीपीएस क्लाउड के ऊपर मूव करना है, तो डेफिनेटली हम पूरा का पूरा एंड टू एंड माइग्रेशन कर देते हैं, सो दैट वी मेक कस्टमर और अ यूजर इनेबल्ड टू स्टार्ट यूजिंग इट थ्रू द वीपीएस। सर, जैसे मैं एक बिजनेस कोच हूँ तो हमारी लैंग्वेज में या हमारी फील्ड में एक चीज बोली जाती है। फॉर एग्जांपल समबडी केम टू मी, फॉर एग्जांपल योर कंपनी केम टू मी कि यार नहीं, हमें धंधा बढ़ाना है, हाउ कैन वी कनेक्ट, और उसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क हम डिजाइन करते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज बताते हैं, कुछ वो रास्ते बताएंगे आपको कौन सी और कंपनीज मिल सकती हैं, कैसे मिल सकती हैं, हाउ कैन यू मार्केट योरसेल्फ, दिस इज ऑल वी डू। और कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं पे कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, सो उनको किस तरीके से मीट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में एक काम होता है कि अगर हमने सेल कर दिया, आप हमारे क्लाइंट बन गए, तो उसमें एक टेक्निकल टर्म जो हम यूज करते हैं दैट इज कि आफ्टर सेल सर्विस हमारी कैसी है। अगर कोई कंपनी आपके साथ जुड़ रही है तो आपका जो एवरेज रेस्पॉन्स टाइम है वो कैसा है? तो हमारे यहाँ जो सपोर्ट है, सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो ईमेल के थ्रू होता है जी। हमारा जितना भी सपोर्ट सिस्टम है दैट इज 24/7 ह्यूमन सपोर्ट सिस्टम है। वी हैव ए फोन, मतलब IVR सिस्टम है हमारे यहाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि 24/7 हमारा कॉल सेंटर एक्टिवेट रहता है और इमीडिएट सपोर्ट अवेलेबल है। इमीडिएट सपोर्ट अवेलेबल है और हमारा जो रिजोल्यूशन टाइम है एवरेज 15 मिनट्स टू 4 आवर्स, दैट इज द मैक्सिमम। 4 घंटे के अंदर अंदर हमारे को रिजोल्यूशन देना ही देना है, दैट टू इन केस ऑफ ए मेजर ब्रेकडाउन। अदरवाइज नॉर्मली आवर साइकिल इज 15 मिनट्स। आपके इस काम में ना साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की, लेकिन एक केस मुझे याद आता है कि एक फिनटेक स्टार्टअप, उसमें करीब 80 लाख का जो है ना, मतलब कोई डेटा जो लीक किया गया था। अगर आपकी कंपनी होती तो आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते थे, बचा सकते थे? देखिए, अनलेस की इंटेंशनल है, अगर कोई चीज इंटेंशनल है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। सर, इंटेंशनली करता है, मुझे करना है यार, इस कंपनी का डेटा निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम DLP यूज करेंगे। हाँ। और डाटा प्रिवेंशन के लिए इंक्रिप्शन यूज करेंगे। हाँ। तो जब हम DLP यूज करते हैं, डाटा लीक प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो किसी भी तरह का अगर लीकेज होगा तो वो वहीं पर पकड़ा जाएगा। और इंक्रिप्शन है, अगर डाटा बाहर भी गया, हम इस तरह के प्रोडक्ट में ऑलरेडी काम करते हैं जिसका नाम है फाइल गार्ड करके, हमारा एक प्रोडक्ट है। उसमें क्या होता है कि अगर डाटा अगर किसी ने लीक भी कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू डाटा भेज भी दूं, तब भी आपके पास डाटा पहुंचने का, तब उसको रीड नहीं कर पाएंगे। अच्छा। हाँ। मैं उसको क्लिक करूंगा, डाउनलोड हो नहीं होगा, डाउनलोड हो भी जाएगा तो वो रीडेबल ही नहीं होगा, रीडेबल नहीं होगा। बल्कि उस सॉफ्टवेयर का ये भी फायदा है कि अगर मेरे VPS के ऊपर डला हुआ है वो सॉफ्टवेयर, कई बार क्या करते हैं हम गूगल के थ्रू या मेल के थ्रू या व्हाट्सएप आजकल डाउनलोड कर लेते हैं हम डिवाइस के ऊपर, उसके थ्रू अगर हम डाटा ट्रांसफर भी कर लेंगे तो दूसरी जगह जाकर वो डाटा किसी काम का नहीं होगा। तो हम इस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं।
ओके ओके। और चेन्नई में एक सर स्टार्टअप का माइग्रेशन, डेटा माइग्रेशन फेल हुआ था, अगर आप होते तो फिर आप वहाँ पे क्या नहीं, करते? वो फिर कैपेबिलिटी इश्यूज हैं, कैपेबिलिटीज इश्यूज हैं। इश्यूज हैं। हाँ, ओके इस तरीके से माइग्रेशन फेल नहीं होगा ओके अनलेस ओके की कैपेबिलिटी इश्यूज ना हो। ओके ओके। अच्छा, कोई ऐसा कोई मतलब साइबर अटैक आपके किसी क्लाइंट के ऊपर हुआ हो और आपने उसको रिजोल्व किया हो, कुछ ऐसा मेजर कुछ आपको याद हो? हाँ, तो मतलब मेरे को लगता है 1.5 साल पहले की बात है। एक क्लाइंट के साथ साइबर अटैक हुआ था और वो कॉन्सिडेंटली हमारे सर्वर के ऊपर ही था, क्योंकि हमारे पास इमीडिएट बैकअप था। पहली बात तो हमने ब्लॉक कर दिया था उसको, क्योंकि फायरवॉल से ब्लॉक हो गया था। तो जैसे अटैक हुआ तो हमने उसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन जब तक हम उसको कंट्रोल करते थोड़ा बहुत डाटा का प्रॉब्लम हुआ था, इमीडिएटली हमने इंस्टेंस को रिस्टोर करके दे दिया, कस्टमर कोई नुकसान नहीं हुआ। और किराना प्रो केस आपको याद होगा, मतलब जो इनसाइड अंदर से ही डेटा डिलीशन किया गया था। तो कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लिया कोई सीटीओ लेवल का व्यक्ति जो कंपनी में काम करता है, जिसके पास की सारा डाटा मतलब वो टेक्निकल ऑफिसर है भाई, और मतलब अच्छी पोस्ट पे बैठा है, मतलब जिसको डाटा मैनेज करना है, कहने का मतलब है कि दरोगा ही चोर है तो कुछ नहीं कर सकता। फिर चोर तो क्या करेगा? फॉर एग्जांपल सर, मेरे सिस्टम में एक ये हार्ड ड्राइव है और मेरा इंपॉर्टेंट डेटा इसमें है, और बाय एनी चांस ये विंडो करप्ट हो जाती है, पूरा ये उड़ जाता है, और मुझे कोई नॉर्मल लोकल दुकानदार बोलता है कि नहीं भैया ये हो नहीं पाएगा, और होगा तो 10-20 हजार रुपए लगेंगे। मेरे लिए 20,000 तो ज्यादा जरूरी है, डेटा उतना जरूरी नहीं है। तो क्या कम पैसों में इसको देखिए, अगर बैकअप है तो कुछ नुकसान नहीं है। मैं आपको रियल लाइफ इंसिडेंट्स बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है। मेरे एक मिलने वाले थे, वो फ्रांस गए आज से 2-3 साल पहले, और आपको पता हो पेरिस में चोरियां बहुत होती हैं। ये बहुत फेमस है किस्सा। तो उनका लैपटॉप यहाँ से सारा का सारा डाटा, एग्जीबिशन अटेंड करने गए थे, उनका सारा का सारा डाटा लैपटॉप में था, प्रेजेंटेशन वगैरह सब लैपटॉप में थी, और फ्रांस में उनका लैपटॉप चोरी हो गया। कॉइंसिडेंटली जो उनका लैपटॉप था उसका बैकअप एक रेगुलर इंटरवल पर होता था हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू। उनका सिर्फ नुकसान ये हुआ कि उन्होंने बाजार से जाके एक नया लैपटॉप खरीदा, सिंगल क्लिक के ऊपर सारा का सारा बैकअप आ गया, एंड ही कुड सर्वाइव द एंटायर एग्जीबिशन। अगर ये नहीं होता तो शायद उनका जितना भी ट्रिप था वो सारा का सारा खराब हो जाता है। एग्जीबिशन में आप इसलिए जाते हो सो दैट यू कैन प्रेजेंट अबाउट द कंपनी, आप वहां से धंधा निकाल सको, और वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो जो मेरी पहले टैगलाइन थी बैकअप था, तो उनका नुकसान सिर्फ हार्डवेयर का हुआ, जो उन्होंने कुछ पैसों में एक लैपटॉप नया खरीदा और काम हो गया। कुछ और क्वेश्चंस मेरे दिमाग में बातें करते हुए आ रहे हैं कि मैं कुछ ऐसे साइबर अटैक जो ये मतलब इनको टेक्निकली आई डोंट नो क्या बोलेंगे, कि कुछ नाम इनके होते होंगे कि ये कौन सा अटैक हुआ है, ये कौन सा अटैक हुआ है ना? तो मुझे कुछ 3-4-5 ऐसे मेजर अटैक्स के नाम बताओ जो जनरली एसएमईज एमएसएमईज जो छोटे उद्योगपति हैं, इनके काम के ऊपर अक्सर होते रहते हैं। हाँ, तो एक अटैक नॉर्मली जो होता है, एक तो स्कूफिंग होती है, स्कूफिंग होती है। तो एक अटैक्स होते हैं जहां पे कि वायरस ट्रोजन की फॉर्म में आपके किसी फाइल के साथ अटैच करके ईमेल के थ्रू या किसी भेजा जाता है। ओके। वो आपके लैपटॉप में जाके बैठ जाता है, और वो इस तरीके से कह लीजिए कि स्लीपर सेल की तरह बैठता है जाके, और सारी खबर देता है। और जब चाहे जिसने वो क्रिएट किया वो उसको इनेबल कर देता है, और आपके सॉफ्टवेयर को करप्ट करके आपको मैसेज भी भेजता है उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कि आप इतने पैसे, इतने क्रिप्टो करेंसी जमा करा दें, इस अकाउंट में जमा करा दें ताकि आपका डाटा रिस्टोर हो। मैं जानता हूँ हमारे क्लाइंट हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी में दिया, तब जाके उनका डाटा रिस्टोर हुआ। और हाउ टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस? उसके लिए देखिए, सेव करने का तरीका है कि डाटा एन्क्रिप्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होता, रेगुलर इंटरवल पे बैकअप होता, तो शायद इस तरह की दिक्कत नहीं होती। अगर यही केस अगर हमारे साथ हुआ होता, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूँ कि हमारे क्लाउड के ऊपर इस तरह का अटैक हो जाता, पहली बात तो होता ही नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पोर्ट्स का रूल बताया, बहुत मुश्किल है, हमारे मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर मैं कहता हूँ हो जाता, तो हमारे पास इमीडिएट बैकअप्स होते हैं, मल्टीपल इंटरवल के बैकअप होते हैं, हम उसको इमीडिएटली दे देते। हमारे जैसे लोगों के लिए, छोटे मोटे व्यापारियों के लिए, या फिर जनरल पब्लिक के लिए मस्ट हैव या बेसिक मस्ट हैव प्रोटेक्शंस क्या होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट तो बैकअप होना चाहिए रेगुलर इंटरवल पे। उसके पास एंटीवायरस प्रॉपर होना चाहिए। डीएलपी का सॉफ्टवेयर, अगर बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो बात अलग है, अदरवाइज अगर आपके यहाँ 5-10 एम्प्लॉइज भी हैं तो डीएलपी लगा होना चाहिए। व्हाट आर द मेजर और द इम्पोर्टेंट एंटीवायरस यू वुड सजेस्ट टू? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, ईडीआर की फॉर्म में होने चाहिए, और आपका ईमेल सिक्योरिटी पैकेजेस होने चाहिए, क्योंकि ईमेल के साथ बहुत सारे अटैचमेंट आते हैं जिसको कि हम गलती करके उसको खोल लेते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि वो क्या है। ईमेल एक अपने आप में वायरस है, ट्रोजन है, या क्या है, स्कूफिंग का सॉफ्टवेयर है। अगर हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर ईडीआर की फॉर्म में या ईमेल सिक्योरिटी की फॉर्म में लगा होगा, तो उन पर्टिकुलर अटैचमेंट्स को हटा देगा या उसको चेक कर लेगा कि गलत है। एक और चीज सर, जैसे अक्सर आपने सुना होगा न्यूज में, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया पे, तो कई बार सलमान खान को धमकी मिल
मिल रही है किसी नई ईमेल से, मोदी जी को धमकी मिल रही है, और दिल्ली में बॉम्ब थ्रेट्स मिले हैं, बॉम्बे में मिले हैं, किसी बैंक को मिले हैं। सो ये हैकिंग से ही होता है? कोई मतलब बेवकूफी तो कोई इंसान ऐसे नहीं करेगा कि उसे करना है तो मैं अपनी ईमेल आईडी से उठा करके कर दे रहा हूँ। तो इसमें दो तरह की बदमाशियां होती हैं जी। एक तो होता है कि जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है जियो लोकेशन चेंज करके करते हैं ये लोग बदमाशियां। जियो लोकेशन चेंज करके, व्हाट इज क्योंकि दैट? देखिए क्या होता है कि मैं आपको अगर एक मेल करता हूँ तो यू कैन इजीली ट्रेस मी कि मैंने कहाँ से मेल किया। ओके, जियोग्राफिकल लोकेशन आईपी होता है, हर एक के पीछे एक आईपी एड्रेस होता है। यस, होता है। और उसके पीछे बहुत सारे मशीन एड्रेसेस होते हैं। सिंपल सा है कि अगर आप मुझे मेल भेजते हैं तो मैं आपके लैपटॉप तक आराम से पहुंच सकता हूँ, क्योंकि आपके लैपटॉप का एक एड्रेस है, मैक एड्रेस बोलते हैं उसको, मशीन एड्रेस बोलते हैं, और उसके बाद आईपी है, उसका ट्रेवल का रूट है जिसको कि हम ट्रेस रूट बोलते हैं। मैं पूरा का पूरा ट्रेस करके रूट को मैं आप तक पहुंच सकता हूँ। तो ये लोग क्या बदमाशी करते हैं कि उस ट्रेस रूट को ही चेंज करा देते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह से, ऐसी लोकेशन से जिसको कि मैनिपुलेट किया जा सकता है वहां से किया कहीं से, लेकिन लोकेशन कुछ और आ रही है। तो इस तरह की बदमाशियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी साइबर सेल जो है उनको पकड़ने में कामयाब होती है। सर ये तो देखो, एक आसान सी भाषा में अगर मैं कहूँ कि साला कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो, तो मिलता है। चलिए सर, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा मतलब जीपीयू को और इनको आपका जितना भी वर्क है इनको ज्यादा एक्सेप्ट कर रही है? वीपीएस है, जीपीयू है, सबसे ज्यादा एआई बेस्ड कंपनी जितनी है। उसके बाद जो रोबोटिक्स में काम कर रहे हैं, रोबोटिक मशीन लर्निंग हो गया, मशीन लर्निंग क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डाटा प्रोसेस करना होता है। उसके बाद हम बात करें कि प्रोडक्शन हाउसेस, ये इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको बहुत ज्यादा जीपीयू की जरूरत होती है, और एनवीडिया मेन है आज की तारीख में, वर्ल्ड लीडर है आज की तारीख में, जिसके सबसे ज्यादा जीपीयू यूज होते हैं। ओके, बी ट्रैक का फ्यूचर रोड मैप क्या है? फ्यूचर रोड मैप इज सिंपल, वी वांट टू गेट इनटू आईपीओ। You want to get into IPO? Perfect. Maybe down the line. Okay. And we want to grow it to the entire country. We are currently working in 10 countries. In 10 countries? हमारे customers name few of them? Indonesia है, yes. UAE है, yes. बेल्जियम है, yes. ऑस्ट्रेलिया है। Okay. But मुझे ऐसा लगता है मिडिल ईस्ट में तो आपको ज्यादा होना चाहिए। कस्टमर्स हैं। Okay. तो वो हम लोग कर रहे हैं काफी। Okay. So it is a wonderful conversation, but still I have a few question. जैसे हमने बातों बातों में एक बात की कि जब आपके बिजनेस में कोई चैलेंज आता है तो आपका जो एक एवरेज सॉल्यूशन सपोर्ट टाइम है दैट इज 15 मिनट टू 4 आवर्स। यू सेड बेस्ट टाइम इंडस्ट्री में क्या है? बेस्ट टाइम इंडस्ट्री में काफी ज्यादा है। टेक्निकली अगर मैं बात करूं उसका रीजन बहुत सिंपल है। ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ज्यादा इन द सेंस मैं बताता हूँ। हाँ. हमारा जो रिजोल्यूशन टाइम है वो 15 मिनट है। हाँ. बाकी इंडस्ट्री में क्योंकि सपोर्ट ह्यूमन टू ह्यूमन सपोर्ट नहीं है, तो वो मेल पर पहले टिकट आएगी, फिर वो मेल से चेक करेंगे कि कहाँ पर चैलेंज है, तो वो सारा प्रोसेस करते करते जो 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। हमारे यहाँ वो सारा का सारा रिजोल्यूशन, क्योंकि वी आर जस्ट ए कॉल अवे। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है फिर जो जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं, यूर द बेस्ट। इज द बेस्ट। अगर क्योंकि आपका अगर सबसे कम है रेजोल्यूशन टाइम, सो वही होना चाहिए। वही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मली 24/7 और आईवीआर सपोर्ट सबका नहीं है। खास तौर से अगर मैं बड़े जाइंट्स की बात करूं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो भी जो टिकट्स लेते हैं वो सारे के सारे टिकट्स मेल के थ्रू लेते हैं। Perfect. तो मेल पे जाने के बाद उनका रिस्पॉन्स टाइम इट टेक्स लिटिल मोर टाइम देन व्हाट वी आर डूइंग। कुछ मैं ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अगर आपको लगे कि मुझे जवाब देना है तो दूं, और नहीं देना तो आप सीधा मना भी कर सकते हैं। तो आपके बिजनेस में सबसे मेजर चैलेंजेस कौन से आते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे मेरा बिजनेस है तो मेरे सामने ये आता है कि यार हमारी टीम नहीं रुकती, हमारा सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं करता, हमारी टीम सीखना नहीं चाहती, छोड़ के चले जाते हैं, मूनलाइटिंग करते हैं। हमारे ये चैलेंजेस हैं। आपके बिजनेस में कैसे चैलेंजेस आते हैं? हमारे यहाँ भी मूनलाइटिंग के चैलेंजेस हैं। ओके, कंपनी मतलब बंदा आपके साथ है लेकिन किसी तीसरे का काम कर रहा है। कभी कभी होता है। सेकंड, हमारे साथ एक चैलेंज होता है क्योंकि हमारे यहाँ लर्निंग बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ फटाफट लर्निंग के साथ दे चेंज द जॉब्स। ओके, तो रिटेंशन इज द चैलेंज। लेकिन क्योंकि हम खुद टेकी हैं तो इस वजह से वो हम उसको इजीली मैनेज कर लेते हैं। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बहुत काम करते हैं। R&D एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दैट इज द कोर ऑफ आवर बिजनेस। दैट इज द कोर, बट आई वांट टू जस्ट नो द चैलेंजेस। हाँ, तो चैलेंजेस में यही है कि लर्निंग एंड मतलब रिटेंशन इज अ चैलेंज। रिटेंशन चैलेंज है, मूनलाइटिंग चैलेंज है। एंड हाउ डू यू हैंडल मूनलाइटिंग? टेक्निकली स्पीकिंग, यस, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि एट टाइम्स वी डोंट नो दैट व्हाट समबडी इज डूइंग आफ्टर द जॉब। यस, और मे बी एट द जॉब आल्सो। क्योंकि फोन के ऊपर कौन क्या कर रहा है नहीं पता चलता है।
क्योंकि फोन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो हमारे डिवाइसेस हैं उन सभी डिवाइसेस पर हम लोग एक सॉफ्टवेयर भी हम लोग डील करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ओके, डेटा इंटीग्रिटी इज अ चैलेंज फॉर यू और नॉट? डाटा इंटीग्रेशन का इतना चैलेंज हमारे यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। हमारे यहाँ सारे जितने भी हमारी डिवाइसेस हैं उसके साथ हम लोगों का डीएलपी हम लोग यूज करते हैं, डीएलपी लगाया हुआ है हम लोगों ने, प्लस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी टूल हम लोग यूज करते हैं। You are also discussing about the HR system. Human resources आपका मतलब a little tough for you to वो तो रहता get. ही है, वो तो रहता ही है। Okay. अच्छे लोगों को लाना मुश्किल होता है। अच्छे लोगों को लाना इसीलिए मुश्किल होता है, तो हमारे लिए जो 60% रूट रहता है हम फ्रेश इंजीनियर्स हायर करते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हायर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और आगे लेकर जाते हैं। Okay, tell me something about B-Track जो एम्प्लॉय आपके बारे में पसंद करता है आपका। शायद मुझे लगता है फ्रेंडली बिहेवियर। Okay. और हमारे यहाँ टेक के ऊपर हम क्योंकि बहुत ज्यादा काम करते हैं तो उनको बहुत मजा आता है, और वी आर अ फैमिली। Okay. And how's the atmosphere in the company? You being the owner, I guess you will say all the things in a positive manner. But some of the other employee, do this gossiping out there in public or whenever they are in their group. So have you ever heard such kind of conversation? देखिए, अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल फ्रेंडली है, टाइमिंग फ्लेक्सिबल है कंपैरेटिवली, और मल्टीपल फैसिलिटीज जैसे कि वर्क फ्रॉम होम करना है, जैसे भी करना है वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो वैसे ही सबको मजा आता है आजकल। अगर कोई टेक का अच्छा रिसोर्स है और उसको लर्निंग मिल रही है, डेफिनेटली दे विल एंजॉय। एंड टेल मी टू इम्पोर्टेंट ethical thing about your company apart from the solution time. Very ethical is that if I can put it this way, that we are very good paymasters. Okay. In terms of we do not have a creditor system. Okay. जो नॉर्मली कंपनीज में बात करते हैं कि कोई भी सामान खरीदना है, कुछ करना है तो क्रेडिट बेस कितने, ये सब हमारे यहाँ कुछ नहीं। Okay. We are very good paymasters. Okay. Employees की अगर हम बात करें तो we never ever heard कि किसी का हमको ये सोचना है कि पैसा कैसे देना है, कब देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कभी भी कोई हमको छोड़ के जाता है तो उसका हम फुल एंड फाइनल, नॉर्मली कंपनीज में कल्चर होता है 45 डेज में देंगे, FNS में देंगे। हमारे यहाँ इमीडिएट वेरी नेक्स्ट डे वी मेक द पेमेंट्स। सो हैव यू एवर फायर्ड समबडी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? Ethics is the only reason we fire. Okay. Apart from that, we never fire. If you're going to hire somebody for your organization, what are the basic qualities you look up to? Definitely tech. हमारे यहाँ that's the priority apart from the tech because that's a very basic thing. हाँ, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर जील होनी चाहिए काम करने की। Okay. जील होनी चाहिए। उसको जब हम बात करते हैं तो उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं कि उसको उस काम को करने के लिए कितना पागलपन है। Okay. हमें पागल लोग चाहिए जो पागलों की तरह सीखने का जज्बा हो। Okay. And tell me one important thing. For example, you are working in this data system, data culture, or the IT center. आपके हिसाब से आप जो काम कर रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं जो आपके कॉम्पिटिटर हैं और उनकी और आपकी प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए, अगर मैं बात करूं जो लार्ज जाइंट्स हैं उनके प्राइस में और हमारे प्राइस में मेजर डिफरेंस है, 40 to 50% का डिफरेंस है। जो मेजर जाइंट्स, सो दे आर चार्जिंग दैट मच। ओके, जो बड़े प्लेयर्स हैं दैट इज व्हाई दे आर मेकिंग दैट मच बिग प्रॉफिट। जो इंडियन कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा कंपटीशन प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हमारी यूएसपी जो है दैट इज ओनली सर्विस, क्योंकि हम लोगों का एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग वी गिव लाइफ टू आवर कस्टमर्स। इट इज नॉट सेलिंग। हमारा जो रिटेंशन है दैट इज 99.9% जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्विस। हमारे यहाँ कोई कस्टमर आता है तो कोई छोड़ के नहीं जाता है। वंस दे आर विद अस सिंस बिगिनिंग जस्ट बिकॉज वी गिव आवर लाइफ टू आवर कस्टमर्स। Okay, as of now I'm done with my questions, but still have a few things in my mind, and the reason is the way you have worked, the way you have answered all the questions, and the integrity which I have felt, and the honesty which I have felt. Based on that, I want to ask a few more things. First is, how do you see yourself as a business owner? What is that important quality of yours, or the admiring quality of yours that one must follow? बहुत डिफिकल्ट है अपने बारे में कुछ बताना, but I think you मुझे must. लगता है कि आई एम एंजॉयिंग दिस वर्क। Okay. सी आई डिड माय इंजीनियरिंग वे बैक, और उसके बाद मुझे लगा कि मैंने ओरेकल के साथ काम किया, बाकी जगह काम किया। आई एम सेटिस्फाइड इन अ वे दैट आई एम एबल टू क्रिएट द टैलेंट्स इन द कंट्री। और काफी सारे टैलेंट्स हमारे यहाँ से जाके अच्छी अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं। सम ऑफ देम आर लीडिंग some of the companies in Netherlands and other countries। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे यहाँ से जाके, और आज भी जब वो मिलते हैं कभी
मतलब बाकी अपने जगह जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहां से कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आज हम इस वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं. तो आई फील वेरी हैप्पी. Okay. As far as BTech is concerned, how do you rate your own company? Let's say out of 10. I would say 8. The reason is there is a scope of improvement every day. Okay. अब मुझे उस इम्प्रूवमेंट को कंटिन्यूस रखना है. आई थिंक 8 से ज़्यादा 10 कभी भी नहीं होगा. अगर 10 हो गया तो इम्प्रूवमेंट बंद हो जाएगी. बंद हो जाएगी. Yes, perfect. And what are the major scope of improvement in your company? देखिए कंटिन्यूस है. अभी हम जो क्लाउड सर्विसेज दे रहे हैं डिफरेंट सेगमेंट में दे रहे हैं. आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि मशीन लर्निंग के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करें, एआई के लिए ज़्यादा काम करें, एआई वाले कस्टमर्स के लिए ज़्यादा काम करें. और उसके लिए हमें बड़े स्टैक्स चाहिए डाटा सेंटर्स के, और हम चाहेंगे कि उनको हम बिल्ड करें और आगे बढ़ें. Do you have only one office as of now? As of now, we have 2 offices. Okay. One is Gurgaon. Second one, we have recently started Hyderabad. Hyderabad. Okay. And we are slowly planning to have more offices to cover in the tier 1 cities. Tier 1 cities. Okay. We want to move into tier 2 cities also. Okay. क्योंकि tier 2 and tier 3 is a big scope in future. क्योंकि मुझे मालूम है कि ये गांव-गांव तक पहुंच रहा है. तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे, अभी भी देखते हैं कि छोटी-छोटे दुकान वाले भी आजकल ई-कॉम पे जा रहे हैं. Yes. तो उनके लिए डाटा हाईवेज बन रहे हैं. तो मुझे लगता है कि गांव का, मैंने देखा भी है कि गांव का एक पान वाला भी मोबाइल ऐप बनाकर अपने पान बेच रहा है. तो आने वाले टाइम में tier 3, tier 4 cities will grow very well. So you said that you worked in Oracle. You worked for Aisha as a consultant, and what was that one thing that pushed you towards the business that I want to be a businessman? उस टाइम पर मुझे लगा कि वहाँ पर एक लिमिटेशन थी मेरी ग्रोथ की. मुझे लगा क्योंकि मेरे को लर्निंग एप्टीट्यूड बहुत है. वहाँ पर आई वाज फिक्स्ड इन वन ऑफ द कोर एरिया. हियर आई गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू work with different opportunities. And how difficult was that for you when you started? Because you were fixed to one certain thing in your job that you need to focus on that one core area. And when you start the business, now you know dynamics got changed because the dynamic of a business is totally different from the dynamics of a job. Absolutely, क्योंकि background नहीं था कोई भी. Yes. My father was in job all the time. Yeah. And I'm a first generation entrepreneur. Yes. तो बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि कुछ मालूम ही नहीं था कि बिजनेस क्या होता है. मेरे को लगता है कि गलतियां कर करके हम लोगों ने सीखा है. Okay. And today we are here. And how much money you put for the very first time in your business? Zero. You started from the zero. From zero, absolutely zero. Oh, that's a bootstrap company. Absolutely. And today the valuation is around. If you can discuss. I don't know. Really, we have to evaluate it, but yes, it's a good number. Around 100 CR. I don't know. So thank you Mukesh sir for this wonderful conversation you had with us. And आपके बारे में एक बात बोलना चाहूँगा, और इसलिए नहीं कि आप सामने हैं. मैंने जितने अभी तक पॉडकास्ट किए, आई थिंक दिस वन इज द बेस्ट टिल डेट, एंड द रीजन इज द वे यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन एंड द वे यू हैव पुट योर वर्ड्स, एंड सिंपली जिस तरीके से आपने इस टेक फील्ड को सिंप्लीफाई किया है, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ टुडेज पॉडकास्ट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. Thank you so much for inviting. I really enjoyed this podcast. मतलब I can say you made me so much comfort कि it was really fun. It was really fun. थैंक यू सर. Thank you so much. Thank you. दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अगर ये पॉडकास्ट अंत तक देखा है, और जितने लोग टेक में हैं, जॉब में हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि आज की लाइफ ना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है. और अगर आपने टेक को समझा, टेक्नोलॉजी को समझा, सॉफ्टवेयर को समझा और इस आईटी के फील्ड को समझा, तो जिंदगी आसान ज़रूर हो सकती है. जब भी आप कोई व्यापार करना चाहें या अपने मोबाइल में कोई ऐप भी डाउनलोड करें, तो कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है जो इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कशन किया है. कैसे आप अपनी कंपनी को या अपने सॉफ्टवेयर को, अपने सिस्टम को, अपना डेटा को ब्रीच होने से, हैक होने से बचा सकते हैं. इस पॉडकास्ट में हमने वो सारी बातें की हैं. उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा. अगर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत.